नमस्कार मित्रों, आज आपका पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आप लोगों को मैं पूर्व में संविधान की काफ़ी सारी कक्षाएं पढ़ा चुका हूं। इससे पूर्व की क्लास में हम मौलिक अधिकारों से संबंधित आप लोगों से बातचीत कर रहे थे और मौलिक अधिकारों पर काफ़ी चर्चाएं हमने कर ली है। आप में से वो स्टूडेंट जो आज ही हमसे जुड़े हैं, आज ही हमारी इस कक्षा को देख रहे हैं, तो वह मौलिक अधिकारों की स्टार्टिंग क्लास से ही सारे वीडियोस देख ले ताकि आज की क्लास भी उन्हें बहुत बढ़िया और अच्छे तरीके से समझ में आ सके। एवं मौलिक अधिकारों से जितने भी आप लोगों के तमाम प्रश्न हैं जो मुझसे आप लोग डायरेक्ट नहीं पूछ सकते हैं, तो मौलिक अधिकारों से जितने भी प्रश्न आपके दिमाग में आए या जो भी आप लोगों की समस्याएं हो, सारी की सारी समस्याएं आप लोग मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सेंड कर दे। फिर मैं उन सभी के प्रश्नों के उत्तरों का एक वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को मैं शेयर कर दूंगा। बच्चों, आज हम मौलिक अधिकारों में जो बातचीत करने जा रहे हैं वो शिक्षा व संस्कृति तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारतीय संविधान का सबसे खूबसूरत जो अनुच्छेद है, भारतीय संविधान के सबसे खूबसूरत अनुच्छेद की भी हम लोग आज बातचीत क्या करेंगे, जिनको भीमराव अंबेडकर ने, हमारे भारतीय संविधान के जनक, हमारे आधुनिक भारत के मनो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने जिसे सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के आत्मा कहा है, ऐसे मौलिक अधिकार से संबंधित भी हम आज बातचीत करेंगे। तो आज का ये वीडियो है, आप लोग पूरा जरूर देखें क्योंकि यहाँ से भी काफ़ी सारी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चों, आज हम बातचीत कर रहे हैं शिक्षा व संस्कृति संबंधी अधिकारों की। तो मैं आपको बता दूं कि 3 जून 1947 के दिन भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग राष्ट्र बनाए गए। पाकिस्तान जो बनाया बच्चों, वो पाकिस्तान का निर्माण हमारे भारत से हुआ है, लेकिन पाकिस्तान को एक इस्लामिक राष्ट्र बना दिया गया। उसके बावजूद भी कई सारे मुस्लिम हमारे देश में रह गए। तो संविधान सभा के सदस्यों ने उनके बारे में भी विचार किया कि जो मुस्लिम हमारे देश में रह गए, उनकी शिक्षा का क्या होगा, उनकी संस्कृति का क्या होगा, उनके खान पान का क्या होगा, उनके रीति रिवाजों का क्या होगा। तो उनके बारे में भी हमारे संविधान में उल्लेख किया है। ये शिक्षा और संस्कृति का जो अधिकार है, आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे कि ये अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की रक्षा करता है। बहुत बढ़िया प्रश्न आप लोगों का यहाँ से भी पूछ लिया जाता है कि निम्न में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की रक्षा की गई है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों की हितों की रक्षा की गई है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, अल्पसंख्यक शब्द, अल्पसंख्यक का मतलब संख्या में कम। अल्पसंख्यक हम किन्हें किन्हें मानेंगे, तो आप लोग ध्यान रखेंगे भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में अल्पसंख्यक जैसे शब्द का कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया है। तो फिर ये सर बार बार अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक क्यों कह रहे हैं? और जब संविधान के किसी अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों का उल्लेख ही नहीं किया गया है, तो सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की रक्षा की गई है? तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि संविधान का सर्वोच्च व्याख्याकार हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का निर्णय दिया है कि ऐसा समुदाय, ऐसा वर्ग जो हमारे देश की कुल जनसंख्या के 50% से कम निवास करता है। बहुत बढ़िया प्रश्न आप लोगों का यहां पर हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में स्पष्ट कहा है कि ऐसा समुदाय, ऐसा वर्ग जो अपने देश की संपूर्ण जनसंख्या के 50% से कम निवास करता है, उसे अल्पसंख्यक के अंदर माना जाएगा। आप लोगों को मैं बता दूं, जम्मू कश्मीर है, हमारे उत्तर भारत के कई सारे राज्य हैं जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक के संख्या में कम है और मुस्लिम ज्यादा है, फिर भी वहां पर हिंदू अल्पसंख्यक वर्ग में घोषित नहीं किए गए हैं क्योंकि यहाँ पर हमारी जो जनसंख्या है वो 50% से ज्यादा है। तो इस बात का निर्णय लेती है जो कौन लेती है? सुप्रीम कोर्ट लेती है। मूलतः संविधान में या भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक जैसे शब्दों का उल्लेख नहीं किया है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। शिक्षा व संस्कृति संबंधी अधिकार कहां से कहां तक दे रखे? अनुच्छेद 29 से 30, ये भी बहुत बढ़िया अपने आप में प्रश्न होता है। बच्चों, आप लोगों की समझ में आ गया होगा। तो हम डायरेक्ट सीधी बातचीत करते हैं भारतीय संविधान का आर्टिकल 29। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 जरा क्या कहता है हम देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 29 इस बात का उल्लेख करता है कि देखो, कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग का व्यक्ति जो कुल देश की जनसंख्या से 50% कम निवास करता है, वह अपनी भाषा को, यहां पर यह शब्द आप लोग ध्यान रखेंगे, परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है, अपनी भाषा को और अपनी लिपि को
साथ ही अपनी संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। बहुत बढ़िया यहाँ से आप लोगों का प्रश्न तैयार हो सकता है कि कितने आधारों का उल्लेख कर रखा है। तो आप लोग तीनों शब्दों को ध्यान रखेंगे कि भाषा को सुरक्षित रख सकते हैं, लिपि को सुरक्षित रख सकते हैं और संस्कृति को सुरक्षित रख सकते हैं। अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का जो अधिकार दिया गया है वह अल्पसंख्यकों को कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? भारतीय संविधान का आर्टिकल 29 उन्हें इस बात का अधिकार देता है। साथ में बच्चों आप लोग ये भी ध्यान रख लेंगे कि भाषा आप लोग समझ ही गए होंगे कि उनकी भाषा को, लिपि लिखने को और संस्कृति में उनका खान पान, रीति रिवाज, पहनावा, वेशभूषा वगैरह वगैरह सब कुछ आ गई। तो आप लोगों को पता होगा कि आजकल जो भी अल्पसंख्यक वर्ग में सम्मिलित है वो अपनी संस्कृति को बनाए रख सकते हैं, जीवित रख सकते हैं और रख भी रहे हैं, जैसा हम देखते हैं। तो उन्हें ये पावर कहाँ से मिली है बच्चों? ये पावर उन्हें भारतीय संविधान का आर्टिकल 29 प्रदान करता है। साथ ही आर्टिकल 29 में एक और बात बहुत बढ़िया लिखी हुई है, वो भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्ति को राज्य सरकार, ध्यान रखेंगे आप, राज्य सरकार द्वारा पोषित संस्थान में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। बहुत बढ़िया प्रश्न आप लोगों का होता है। राज्य सरकार द्वारा पोषित संस्थान में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता, प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। बहुत बढ़िया प्रश्न। नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं कि मौलिक अधिकार निषेधात्मक है, मना कर देते हैं, नहीं रोका जा सकता। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 29 को कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग का व्यक्ति अपनी भाषा को, लिपि को, संस्कृति को बनाए रख सकता है, सुरक्षित रख सकता है। राज्य इनमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। यहाँ पर राज्य का मतलब अनुच्छेद 12 की परिभाषा है, राज्य सरकार द्वारा पोषित किसी भी संस्थान में हम इन्हें प्रवेश से नहीं रोक सकते। इस बात का उल्लेख कहाँ पर कर रखा है? अनुच्छेद 29 में। आप लोग जरा इसका भी ध्यान रखेंगे। बच्चों अब हम बातचीत करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 की, कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 जरा क्या कहता है, हम देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 बहुत बढ़िया और साफ साफ शब्दों में इस बात का उल्लेख करता है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग का व्यक्ति, ध्यान रखेंगे आप, अपनी मन पसंद का, कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग का व्यक्ति अपनी मन पसंद का शैक्षणिक संस्थान खोल सकता है। बहुत बढ़िया, आप लोग ध्यान रखेंगे, मन पसंद का शैक्षणिक संस्थान। और ये मन पसंद का शैक्षणिक संस्थान खोलने की जो इन्हें अधिकार दिया गया है, खोलने का संस्थान खोल सकता है। तो इनको मन पसंद की संस्थान खोलने का अधिकार कौन से अनुच्छेद के तहत दिया गया है, जरा आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे। तो कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग का व्यक्ति अपनी मन पसंद का शैक्षणिक संस्थान खोल सकता है, इस बात का उल्लेख करता है अनुच्छेद 30। साथ में आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे कि अनुच्छेद 30 में राज्य सरकार जो संस्थानों को अनुदान देगी, ये आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। बहुत बढ़िया बढ़िया बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूं। संस्थानों को जो अनुदान दिया जाएगा, संस्थानों को जो अनुदान दिया जाएगा, संस्थानों को अनुदान दिया जाएगा, उनमें भेदभाव नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो आप लोग बहुत बढ़िया और अच्छे तरीके से ये भी ध्यान रखेंगे, बहुत बढ़िया जानकारी हो सकती है, भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। कि राज्य सरकार किसी भी शैक्षणिक संस्थानों को, राज्य की तमाम शैक्षणिक संस्थानों को अनुदान दे रही है तो इनको साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप लोगों को पता हो, जब हमारे दूसरे स्कूलों के जो बजट पेश किया जाता है उस वक्त मदरसों का भी ध्यान रखा जाता है। जितनी भी धार्मिक शिक्षाएं दी जाती है, अभी काफ़ी सारे बच्चों के दिमाग में ऐसा प्रश्न आ रहा होगा कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 28 इस बात का उल्लेख करता है कि हम धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते, लेकिन कई सारे विद्यालयों में सेपरेट हम धार्मिक शिक्षाएं दे सकते हैं। तो अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्ति जो धार्मिक शिक्षाएं दे रहे हैं, उन्हें इस बात का पावर कहाँ है? अनुच्छेद 30 में। हम लोगों ने भी काफ़ी सारे संस्कृत महाविद्यालय इत्यादि हमारे धार्मिक विद्यालयों को भी घोषित कर रखा है, चल रहे हैं, तो उनके भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि सेपरेट विद्यालयों में दी जा सकती है। सामान्य विद्यालयों में इस प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। साथ में मदरसों को जो अधिकार दिया गया है वो कहाँ पर है? अनुच्छेद 30 में। इस बात का भी आप लोग जरा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बच्चों हम पढ़ते हैं, तो इसके तुरंत बाद आप लोग ध्यान रखेंगे कि इसके तुरंत बाद अगर हम देखते हैं तो अनुच्छेद
30 के बाद अनुच्छेद 31 आना चाहिए। और प्रारंभ में मैंने आपको बता दिया, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 के बारे में आप लोगों को परिचित करवा दिया। जरा आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि अनुच्छेद 31 में क्या लिखा हुआ था। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 में बच्चों संपत्ति का मौलिक अधिकार था, संपत्ति अर्जित करने का अधिकार था, संपत्ति का मौलिक अधिकार था। यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है, मौलिक अधिकार था। लेकिन मैंने आप लोगों को पूर्व में बताया कि संपत्ति का मौलिक अधिकार वर्तमान में विधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, विधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, वैधानिक अधिकार है। आप लोग ये भी जान गए होंगे कि अनुच्छेद 31 को 44वें संविधान संशोधन 1948 के तहत क्या कर दिया है बच्चों, 1978 के तहत डिलीट कर दिया है, निरसित कर दिया है। साथ में आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे किसे कहां पर जोड़ दिया, अनुच्छेद 300A में इसे जोड़ दिया और कानूनी अधिकार बना दिया। तो पूर्व में जो संपत्ति का अधिकार था बच्चों, ये कहां पर था, अनुच्छेद 31 में था। जरा आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे। वर्तमान में संपत्ति अर्जित करने के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है, लेकिन क्या अनुच्छेद 31 में कुछ और बातें लिखी हुई है। तो मैं आपको अनुच्छेद 31 की और कुछ बातें बताता हूं। जरा आप लोग ध्यान रखेंगे कि वर्तमान में अनुच्छेद 31 को क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। तो कौन सा डिलीट किया था, यह संपत्ति वाला ही किया था। और कौन से अनुच्छेद में था, ये अनुच्छेद 31 में था। यह बात आप लोग सब जानते हैं। अब बच्चों हम बातचीत करते हैं अनुच्छेद 31A, अनुच्छेद 31B और अनुच्छेद 31C के। तो जरा आप लोग देख लेंगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31A, अनुच्छेद 31B और अनुच्छेद 31C। जरा आप लोग ध्यान रखेंगे, हम बातचीत कर रहे हैं अनुच्छेद 31A और अनुच्छेद 31B की। तो सबसे पहले तो आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 31A और अनुच्छेद 31B कब जोड़ा गया। यह प्रथम संविधान संशोधन की भी जानकारी दे चुका हूं। यह कब किया गया था, 1951 में किया गया था। मैं और आप लोगों को बता दूं कि प्रथम संविधान संशोधन जो 1951 में किया गया था, यह संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा किया गया था। और आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि इस प्रथम संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई है। और नवी अनुसूची के तमाम प्रावधान बच्चों क्या है, वाद योग्य नहीं है। आप लोग ध्यान रखेंगे, वाद योग्य नहीं है, मतलब इनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। नवी अनुसूची के प्रावधानों को न्यायालय में क्या नहीं दी जा सकती बच्चों, चुनौती नहीं दी जा सकती, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो नवी अनुसूची के किन किन प्रावधानों को नहीं दी जा सकती, किन किन प्रावधानों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, उन सभी प्रावधानों का उल्लेख कहां पर कर रखा है, अनुच्छेद 31A और अनुच्छेद 31B में। आप लोगों से पूछ लिया जाए कि मौलिक अधिकारों के अंदर वो कौन से अनुच्छेद है जिनके तहत न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, या ऐसे प्रावधान कहां पर किए गए हैं, उन विषयों के बारे में, उन विधियों के बारे में कहां पर बताया गया है जिसमें हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। तो भारतीय संविधान की नवी अनुसूची के तमाम उपबंधों को भी नहीं दे सकते। और साथ में आप ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 31 से अनुच्छेद 31B में भी उन्हीं की व्याख्या करके आगे बढ़िया अच्छे तरीके से समझाया गया है। और इनके प्रावधानों को क्या नहीं की जा सकती, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। कि बड़ी बड़ी परीक्षाओं में से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सामान्य परीक्षाओं के अंदर इस बात का प्रश्न कभी नहीं बना है आज दिन तक, लेकिन फिर भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बच्चों हम बातचीत करते हैं अनुच्छेद 31C की। जब आप लोग इसे बहुत अच्छे से समझेंगे, आप लोगों को पता होगा कि अनुच्छेद 31 जो C है, इसमें बैंकों का आप लोगों को ध्यान रखेंगे। इसको समझने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बात बताता हूं कि 1969 के अंदर, कब 1969 के अंदर इंदिरा गांधी जी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। साथ में इंदिरा गांधी जी ने राजा महाराजाओं के प्री विपर्स को बंद कर दिया था। ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे। मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि देशी रियासतों के राजाओं को दी जाने वाली वार्षिक पगार क्या कहलाती थी बच्चों, प्री विपर्स। इंदिरा गांधी जी की सरकार ने इन प्री विपर्स को बंद कर दिया। साथ में 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और इस मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, सॉरी हाईकोर्ट में नहीं, सुप्रीम कोर्ट में इन्हें क्या दी गई, चुनौती दी गई। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, इसके तहत इन्होंने क्या किया बच्चों,
कि जैसे चुनौती दी गई तो इसे गैर न्यायिक असंवैधानिक घोषित कर दिया। बहुत बढ़िया और अच्छे तरीके से आप लोग ध्यान रखेंगे, आरएस जैसी परीक्षाओं के अंदर इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 31C की हम लोग बातचीत कर रहे हैं। अनुच्छेद 31C को समझने से पहले हम ऐसा समझ रहे हैं कि 1969 में बैंकों का जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था इंदिरा गांधी ने। इसके अलावा इंदिरा गांधी जी ने देशी रियासतों के राजाओं के प्री विपर्स बंद कर दिए थे। इस बात को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुनाते हुए इन्हें क्या कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया कि यह असंवैधानिक है। तो इसके लिए इंदिरा गांधी सरकार ने तुरंत बच्चों क्या किया, 25वां संविधान संशोधन किया। ये जरा आप लोग ध्यान रखेंगे, ये इसको मैं थोड़ा साफ कर देता हूं, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं यहां से बता देता हूं। इन्होंने 25वां संविधान संशोधन किया और 25वां संविधान संशोधन के तहत आप लोग ध्यान रखेंगे, इन्होंने इस बात का जिक्र किया कि अगर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 एवं भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बहुत बढ़िया गूढ़ रहस्य की बातें हैं, बहुत अंदर की बातें। बच्चों आप लोगों का प्रेम ही इतना ही, आप इतने अच्छे से पढ़ रहे हैं कि मुझे सारी बातें बताना पड़ रहा है। आप लोगों के कमेंट देख करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो ये सारी बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। 25वां संविधान संशोधन इन्होंने किया बच्चों, और इस 25वें संविधान संशोधन में ऐसा बताया कि अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 तथा एवं नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, मौलिक अधिकार। और नीति निर्देशक तत्वों के अंदर भी अगर बातचीत की जाए तो सेपरेट भारतीय संविधान का आर्टिकल 39, तो अनुच्छेद 39 एवं अनुच्छेद 14 एवं 19, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अगर टकराव होता है, ध्यान रखेंगे आप, इन नीति निर्देशक तत्वों में और मौलिक अधिकारों में टकराव होता है, खासकर अनुच्छेद 14, 19 और नीति निर्देशक तत्वों का 39 में पढ़ाऊंगा आपको, तीन में टकराव होता है तो नीति निर्देशक तत्वों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस बात का उल्लेख कहां पर कर रखा है, अनुच्छेद 31C में। एक बार पुनः समझ लेंगे, अनुच्छेद 31 को 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत डिलीट कर दिया गया है। वर्तमान में विधिक अधिकार हैं, कानूनी अधिकार हैं, वैधानिक अधिकार हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 300A में इसे सेपरेट अलग से रख दिया गया है। अनुच्छेद 31A, अनुच्छेद 31B प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़े गए हैं और इसके अंतर्गत उन मामलों का उल्लेख कर रखा है जिनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अनुच्छेद 31C के अंदर में ऐसा बताया गया है कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 एवं नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 39 में आपस में टकराव होता है तो किसको प्राथमिकता दी जाएगी, नीति निर्देशक तत्वों को। इनको उन्होंने नीति निर्देशक तत्वों में रखा और ये वाद योग्य नहीं है। नीति निर्देशक तत्व बाध्यता नहीं है, ये राज्य सरकारों के ऊपर उपलब्ध, राज्य सरकारों के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए आप लोग ध्यान रखें कि इन्होंने सभी प्रावधान भी क्या कर दिए थे, समाप्त कर दिए थे। बच्चों हम बातचीत कर रहे हैं भारतीय संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष पर। जरा आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्योंकि बहुत अंदर की जानकारी मैंने आप लोगों को दी है, क्योंकि कई सारे मेरे लॉ कॉलेज के स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं और वो भी अपनी ऑनलाइन क्लास को देखते हैं, तो इसलिए मैंने सभी बातें आप लोगों को बताई। नेक्स्ट हम भारतीय संविधान के बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर मौलिक अधिकार के विषय में बातचीत कर रहे हैं, जिसे भारतीय संविधान के जनक, पितामह, आधुनिक भारत के मनु डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा ही कहा है। ऐसे मौलिक अधिकार का नाम है बच्चों संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जरा आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे, क्या नाम है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का और अधिकार। यहां से काफी बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहले तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में इस बात का उल्लेख कर रखा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में इस बात का उल्लेख कर रखा है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बच्चों अगर हम बातचीत करते हैं तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखेंगे कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, किसे, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसे क्या कहा है, आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, काफी सारी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बच्चों इसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है, भारतीय संविधान की आत्मा। और भारतीय संविधान की आत्मा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
प्रस्तावना को कहा है, जबकि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किसे कहा है? अनुच्छेद 32 को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। आप लोग जरा ये भी ध्यान रखेंगे। साथ में मैं आपको एक और बात बता दूं कि अनुच्छेद 32 को न्याय का झरना, अनुच्छेद 32 को बच्चों क्या भी कहा जाता है? न्याय का झरना भी कहा जाता है। बहुत बढ़िया जानकारी होती है। जो पर्सनल पॉलिटी पढ़ते हैं बच्चों, उन सबको पता होगा कि न्याय का झरना किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को बच्चों न्याय का झरना भी कहा जाता है। अनुच्छेद 32 जरा क्या कहता है, आप लोग ध्यान रख लेंगे। अनुच्छेद 32 ये कहता है, अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है, और अनुच्छेद 32 में इस बात का उल्लेख है कि अगर आपके अन्य उन 5 मौलिक अधिकारों का हनन होता है, इससे पूर्व जो आप 5 मौलिक अधिकार जो पढ़ करके आए हैं, उन 5 मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो अनुच्छेद 32 के तहत आप लोग सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। जरा आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे। और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की याचिकाएं जारी करता है, और 5 प्रकार की याचिकाओं से संबंधित अगर हम बातचीत करें तो यहां से बहुत बढ़िया प्रश्न परीक्षाओं के लिए तैयार हो जाता है। प्रश्न बच्चों किस प्रकार होता है? एक तरफ याचिका का नाम दे देता है और दूसरी तरफ उनके लैटिन शब्द, अंग्रेजी के शब्द दे देता है और आपसे कहेगा कि इनको मैच कीजिए। या एक तरफ याचिका दे देगा, एक तरफ उनके शाब्दिक अर्थ दे देगा और बोलेगा कि इनको मैच कीजिए, या बोलेगा कि निम्न में से असत्य हैं या इनके क्या प्रावधान है। तो आप लोगों को जरा अच्छे से देखना है। ये 5 प्रकार की याचिकाएं जारी करेगा। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की याचिकाएं, 5 प्रकार की याचिकाएं जारी करेगा। और यहां से बहुत बढ़िया प्रश्न आप लोगों का हो सकता है। तो एक एक याचिका मैं आप लोगों को बताता हूं। आप लोग जैसे ही मेरी याचिका कंप्लीट हो, इनका स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आप लोग इन्हें लिख सके। देखो बच्चों, पहली जो याचिका होती है उसका नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब देखो, आपको यहां पर दे दिया गया बंदी प्रत्यक्षीकरण, लेकिन आपसे इसका लैटिन शब्द पूछेगा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण को क्या कहा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, हेबियस में थोड़ा देवनागरी में लिख देता हूं ताकि आप लोगों को लिखने में दिक्कत नहीं आएगी। हेबियस कार्पस, आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। हेबियस कार्पस का मतलब क्या होता है बच्चों? हेबियस कार्पस का मतलब होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, और बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो लैटिन शब्द है उसे हम कहते हैं हेबियस कार्पस। बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ होता है सशरीर सामने लाओ। बंदी को सशरीर क्या करो? सामने लाओ। यहां से बहुत बढ़िया प्रश्न होता है। इसका जो शाब्दिक अर्थ होगा बच्चों वह क्या होगा? बंदी को सशरीर सामने लाओ। और इसका जो मुख्य उद्देश्य जो बच्चों बताया गया है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? अवैध गिरफ्तारी को रोकना। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, अवैध गिरफ्तारी को रोकना, ये बंदी प्रत्यक्षीकरण का मुख्य उद्देश्य है। जरा आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो पहली प्रकार की याचिका, पहली प्रकार की रिट जारी करेगा, उसका नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसको लैटिन में हेबियस कार्पस कहते हैं, और इसका शाब्दिक अर्थ होता है बंदी को सशरीर सामने लाओ, और इसका मुख्य उद्देश्य है अवैध गिरफ्तारी को रोकना। जरा अब हम मेंडेमस की बात करते हैं, परमादेश की बात करते हैं। तो आप लोग जरा अच्छे से ध्यान रखेंगे। दूसरी याचिका जो आप पढ़ रहे हैं, परमादेश, दूसरी याचिका का नाम है बच्चों परमादेश। और आप लोग ध्यान रखेंगे, परमादेश का जो लैटिन शब्द है वो क्या है? मेंडेमस। यहां से भी प्रश्न आप लोगों से पूछे गए। मेंडेमस काफी सारी परीक्षाओं में, राजभाषा शब्दों में भी, जो हमारे पारिभाषिक शब्दावली में भी पूछा गया है। और परमादेश का अर्थ आप लोग समझेंगे कि इसका जो अर्थ होता है वो होता है हम आदेश देते हैं। कोई भी संस्थान हम आदेश देते हैं, अपने कर्तव्यों का ठीक से निर्वहन नहीं करे। साथ में ध्यान रखेंगे, यह भारत की सबसे शक्तिशाली रिट है, सबसे शक्तिशाली याचिका है। जरा आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे, शक्तिशाली याचिका। भारत की सबसे शक्तिशाली याचिका भी कौन सी है बच्चों? यही है परमादेश। और दो और बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल, राष्ट्रपति और राज्यपालों के विरुद्ध मेंडेमस परमादेश जारी नहीं किया जा सकता। जरा आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे। अब हम नेक्स्ट बातचीत कर रहे हैं तीसरी याचिका की। बहुत बढ़िया प्रश्न यहां से भी पूछा जाता है कि हम तीसरी याचिका किसे कहते हैं। तो देखो, प्रोहिबिशन। तीसरी याचिका में आप लोग ध्यान रखेंगे, प्रोहिबिशन मतलब प्रतिषेध।
प्रतिषेध का मतलब होता है बच्चों मना करना, प्रतिषेध, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रतिषेध, प्रतिषेध को हम कहते हैं लैटिन में प्रोहिबिशन। आप सभी शब्दों को इनको याद कर लेंगे ताकि आप लोगों को आसानी से ये बढ़िया याद रहे और परीक्षा में पूछ लिया जाए तो आप लोग सही भी कर सके। प्रतिषेध का जो शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों वो होता है मना करना। अगर कोई भी अपर न्यायालय ध्यान रखेंगे आप, कोई भी कोर्ट है, हाईएस्ट कोर्ट, वो अपने लोअर कोर्ट को इस प्रकार का आदेश दे सकता है कि अगर वो अपनी सीमा से बाहर जाकर के कार्य करता है, अपने न्यायिक क्षेत्र से बाहर जाकर के कार्य करता है, तो इस प्रकार के आदेश दिए जा सकते हैं अपर कोर्ट के द्वारा अवर कोर्ट के लिए। जरा आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे। प्रतिषेध के बाद बच्चों जो होता है वो अगला जो होगा प्रोहिबिशन के बाद उत्प्रेषण। और बच्चों ध्यान रखेंगे उत्प्रेषण को जो लैटिन शब्द हम लेंगे इसका वो है सोरटोरी। और सोरटोरी का मतलब होता है बच्चों और जानकारी दो। क्या होगा इसका जो शाब्दिक अर्थ अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है और जानकारी दो, और जानकारी दो। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। कोई भी मुकदमा है अगर वह अवर न्यायालय में विचाराधीन था लेकिन उसे अपर न्यायालय में ले गए तो अपर न्यायालय अवर न्यायालय से संपूर्ण जो जानकारियां मांग लेता है वो किस याचिका के माध्यम से, उत्प्रेषण सोरटोरी के माध्यम से, और इसका शाब्दिक अर्थ होगा और जानकारी दो। अब हम पढ़ रहे हैं बच्चों लास्ट याचिका। बहुत बढ़िया, यहां से भी प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है। को वारंटो हम इसे कहा करते हैं और इसे हम कहते हैं अधिकार प्रचा। अधिकार प्रचा का बच्चों जो लैटिन शब्द है, बहुत बढ़िया प्रश्न आप लोगों का यहां से तैयार होता है। अधिकार प्रचा को वारंटो, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसे लैटिन में हम कहते हैं को वारंटो। और अधिकार प्रचा का जो शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों वो होता है तुम्हें क्या हक है, तुम्हें क्या हक है। जरा आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे, तुम्हें क्या हक है, जरा आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे। अगर कोई भी व्यक्ति असंवैधानिक रूप से किसी भी पद को प्राप्त कर लेता है तो उन्होंने इस प्रकार जो गलत तरीके से किसी को भी हासिल किया है उसे ऐसा करने का क्या हक है। कई सारी बातें इसके अंतर्गत सम्मिलित होती हैं। आप लोग जरा बस ये ध्यान रखेंगे कि अधिकार प्रचा को हम लैटिन में को वारंटो कहते हैं और इसका शाब्दिक अर्थ होता है तुम्हें क्या हक है, इस प्रकार पूछने का। अब बच्चों अनुच्छेद 32 की धारा 3 की अगर हम बातचीत करते हैं तो अनुच्छेद 32 की धारा 3 इस बात का उल्लेख करती है कि संसद, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को ही नहीं, संसद हाई कोर्ट को भी, ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 32 की धारा 3 इस बात का उल्लेख करती है कि संसद हाई कोर्ट को भी, किसे, संसद हाई कोर्ट को भी इन याचिकाएं जारी करने का आदेश दे सकती है कानून बना करके। तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत करेगा और हमारी संसद ने हाईकोर्ट को भी ऐसा अधिकार दिया है, आप लोग ध्यान रखेंगे। लेकिन आप लोगों से पूछ लिया जाए कि मौलिक अधिकारों से के तहत या मौलिक अधिकारों का हनन होने पर ज्यादा पावर किसके पास है, मौलिक अनुच्छेद जिनमें जो याचिकाएं जारी करेंगे, जो रिटें जारी करेंगे, इनमें ज्यादा प्रभावी कौन है, ज्यादा याचिकाएं कौन जारी कर सकता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे इनमें ज्यादा याचिकाएं कौन कर सकता है, हाईकोर्ट कर सकता है। मौलिक अधिकारों का हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट किसके तहत करेगा, 32, जबकि हाईकोर्ट किसके तहत करेगा, आर्टिकल 226। ध्यान रखेंगे आप अनुच्छेद 32 के तहत ये कितने प्रकार के करता है, 5 प्रकार के, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत ये कितने प्रकार के करता है, 6 प्रकार के। अब काफी सारे बच्चों के दिमाग खराब हो गए होंगे कि सर ये क्या बता रहे हैं आप, हमने कभी पढ़ा ही नहीं। तो बच्चों आर्टिकल 26 की जरा हम व्याख्या करें तो एक और याचिका देखो, अनुच्छेद 32 की 5 याचिका तो इसमें सम्मिलित हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, 5 याचिकाएं इसमें क्या है बच्चों, सम्मिलित है। लेकिन 5 याचिकाएं प्लस इनके साथ साथ एक और याचिका अनुच्छेद 226 में इंजेक्शन, और ये इंजेक्शन जो याचिका है बच्चों, ये इंजेक्शन याचिका केवल हाई कोर्ट ही जारी कर सकता है अनुच्छेद 226 के तहत। अगर इन 5 मौलिक अधिकारों में से किसी का भी हनन होता है तो उनको तुरंत प्रभावी, ध्यान रखेंगे आप, इन कार्यों को तुरंत प्रभावी
एवं तुरंत राहत प्रदान करने के लिए। आप लोग ध्यान रखेंगे कि मौलिक अधिकारों का हनन होने पर हाईकोर्ट कौन सी याचिका या उस याचिका का नाम बताइए जिसके माध्यम से उन्हें तुरंत राहत मिल जाएगी, तुरंत उसको सुन लिया जाएगा। तो वो है बच्चों इंजेक्शन। 5 प्रकार की याचिकाओं के अलावा हाईकोर्ट जो इंजेक्शन याचिका करता है, इसके तहत तुरंत ही जो भी मामला है उसको प्रभावी कर दिया जाता है। और आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो याचिका दायर करता है उसको तुरंत ही क्या मिल जाती है, राहत मिल जाती है। तो ये थी बच्चों बात अनुच्छेद 32 की। जरा अनुच्छेद 33 और अनुच्छेद 34 भी हम देख लेते हैं, बहुत बढ़िया हो सकते हैं। और आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर किसी भी प्रकार की कोई डाउट्स आपके दिमाग में हो तो कमेंट कर दीजिए, आप लोगों को उत्तर मिलेंगे, घबराएंगे नहीं। भारतीय संविधान का आर्टिकल 33 जरा क्या कहता है, अच्छे से आप लोग देख लेंगे कि हमारे सैन्य, अर्धसैन्य, अर्धसैन्य, पुलिस है, आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे, पुलिस भी आते हैं इसके अंतर्गत। और साथ में बच्चों हमारी खुफिया एजेंसियां, इंटेलिजेंस एजेंसियां, खुफिया एजेंसियां, ये सब किसमें सम्मिलित की गई, अनुच्छेद 33। और अनुच्छेद 33 में आप लोगों को ऐसा बताया गया है कि हमारे सैन्य बल, अर्धसैन्य बल, हमारे पुलिस के जवान है, प्रशासन है, हमारी खुफिया एजेंसियां हैं, इनके मौलिक अधिकारों का उल्लेख कर रखा है। जरा आप लोगों को ऐसा बताया जाए, जबकि ऐसा नहीं है, इनके मौलिक अधिकारों को कम कर सकते हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इनके कार्यों को देखते हुए भारतीय संविधान का आर्टिकल 33 संसद को इस बात का अधिकार देता है कि हमारे सैन्य बल, अर्धसैन्य बल, हमारे पुलिस के जवान, हमारे खुफिया एजेंसियों को मौलिक अधिकारों को भी कम किया जा सकता है संसद के द्वारा। इस बात का उल्लेख कहां पर कर रखा है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 33 में। अब जरा हम आर्टिकल 34 भी देख लेते हैं, बहुत बढ़िया प्रश्न आप लोगों का यहां से भी हो सकता है। आर्टिकल 34 जरा क्या कहता है, बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 34 ये कहता है कि हमारे देश में अगर मार्शल लॉ, जॉन मार्शल आप लोग जानते होंगे, मार्शल लॉ का मतलब होता है बच्चों सैन्य शासन। और अगर मैं आप लोगों से पूछूं, मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत में अब तक कितनी बार सैन्य शासन लगा, आप फटाफट से मुझे बता देंगे, मैं थोड़ा इंतजार कर रहा हूं आप लोगों का। भारत में अब तक कितनी बार सैन्य शासन लगा? भारत में अभी तक एक बार भी सैन्य शासन मार्शल लॉ नहीं लगा है। तो अनुच्छेद 34 आप लोग ध्यान रखेंगे कि अगर हमारे देश में मार्शल लॉ लगा हो, सैन्य शासन लगा हो, उस वक्त जो नुकसान होगा, ध्यान रखेंगे आप, उस वक्त जो नुकसान होगा, उस नुकसान की क्षति पूर्ति करने का अधिकार भी किसको दिया गया है, संसद को दिया गया है। और इस क्षति पूर्ति के लिए संसद वहां पर क्या कर सकती है बच्चों, कानून बना सकती है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 34 में मार्शल लॉ के समय सैन्य शासन के बारे में प्रावधान है। अभी तक भारत में एक बार भी मार्शल लॉ का प्रयोग नहीं किया गया है। और अगर प्रयोग किया जाता है और हमें कोई नुकसान होता है तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए हमारी संसद क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। जरा आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे। अब हम देखते हैं मौलिक अधिकारों का अंतिम अनुच्छेद। तो मौलिक अधिकारों का अंतिम अनुच्छेद है बच्चों अनुच्छेद 35। आप लोग ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 35 भी अपने आप में बहुत बढ़िया अधिकार है। अगर मौलिक अधिकारों में संशोधन करना है, आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे, तो मौलिक अधिकारों में, इन सभी मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार संसद के पास होगा। मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसके पास होगा, संसद के पास होगा। लेकिन इनके मूल ढांचे में, जिन पर हमारा संविधान, जिस पर हमारे फंडामेंटल टिके हुए हैं, इसके मूल ढांचे में क्या नहीं कर सकते हैं, परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। बच्चों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35 के अंदर हम कुछ और धाराएं पढ़ेंगे, लेकिन कभी कभार में विशेष कक्षा अनुच्छेद 370 को लेकर के आप लोगों के सामने आऊंगा। मैं जल्दी सोच रहा हूं कि मैं आप लोगों को अनुच्छेद 370 से, साथ ही इस लॉकडाउन के अंदर ये लॉकडाउन कैसे लगाया गया, ये हमारे संविधान में क्या उल्लेखित है क्या, तो लॉकडाउन से संबंधित भी कई सारे प्रश्न हैं। इसके अलावा 370 है, ऐसे कई सारे वर्तमान में जो संवैधानिक मामले चल रहे हैं, वर्तमान में संविधान की जो स्थितियां चल रही हैं, इनके लिए भी मैं आप लोगों को एक अलग से वीडियो लेकर के आऊंगा। ये थे बच्चों हमारे मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकारों की आज कक्षा समाप्त होती है, मौलिक अधिकार समाप्त होते हैं। कल से हम नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे। निश्चित ही आप लोगों के मौलिक अधिकार समझ में आए होंगे।
और मौलिक अधिकारों की कक्षा आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना है और आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करना बच्चों।